नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में भी हम लोगों ने इसके एक पार्ट को कवर किया था जो था सल्तनत कालीन झारखंड, और आज ये दूसरा पार्ट है जो है मुगल कालीन झारखंड। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि झारखंड में मुगल काल के दौरान कौन कौन से आक्रमण हुए और मुगल शासकों तथा शेरशाह के द्वारा किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मुगल कालीन झारखंड का जो है, मुगल कालीन जो पीरियड है वो है हमारा 1526 से 1707 ईस्वी तक। इसमें जो मुगल काल के शासकों के अलावा और जो मुस्लिम शासक थे जैसे कि शेरशाह, तो इनका समय कब कब था ये देख लेते हैं। तो पहले आते हैं सबसे पहले बाबर। इनका टाइम पीरियड था 1526 से 1530। फिर आते हैं हुमायूं, इनका है 1530 से 1540। मेन टाइम पीरियड इनका यही है। एक और पीरियड था 1555 से 1556। फिर आते हैं शेरशाह। शेरशाह जो है इनका टाइम पीरियड है 1540 से 1555 ईस्वी। इसके बाद है अकबर। अकबर का है 1556 से 1605 ईस्वी। फिर आते हैं जहांगीर। जहांगीर का है 1605 से 1627 ईस्वी। फिर आते हैं शाहजहां। शाहजहां का है 1628 से 1658 ईस्वी। और लास्ट में आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का है 1658 से 1707 ईस्वी। तो इनमें इन शासकों के द्वारा झारखंड में कौन कौन से आक्रमण किए गए, कौन कौन से क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लिया गया, इनकी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाबर की। बाबर और हुमायूं के बारे में। क्यों बाबर और हुमायूं के काल में झारखंड में इनका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं था। इनके प्रभाव क्षेत्र से झारखंड जो है हमेशा बाहर रहा, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं इस काल में हुई थी, उसको हम आगे जानेंगे। इसमें एक चीज और की जानने की चीज है कि जो बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की थी वो अफगानों के साथ संघर्ष करके की थी। उनको यहाँ से हटाया था और अपने राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए अफगान जो है वो हर समय ये प्रयासरत रहते थे कि हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, और इस शक्ति को बढ़ाने का काम वे बंगाल बिहार के क्षेत्रों में किया करते थे। और इस समय झारखंड चूंकि बाबर और हुमायूं के प्रभाव से दूर था, तो वे इसे अपनी शरण स्थली बना के रखे थे झारखंड को। इसीलिए झारखंड को अफगानों का शरण स्थल भी कहा जाता है। यहाँ वे छुपे रहते थे और अपने शक्ति को बढ़ाने के उपाय किया करते थे। फिर एक बार क्या हुआ था कि हुमायूं जो है वो मुगल अफगान संघर्ष के दौरान एक बार झारखंड के भुरकुंडा यानी हजारीबाग जिला में ये पड़ता है, वहां पे ये घुस आए थे। और इसके अलावा किसी भी तरह का और प्रमाण जो है इसमें नहीं मिलता है हुमायूं और बाबर के बारे में। यहीं तक इनका है, सिर्फ भुरकुंडा हजारीबाग में जो है हुमायूं एक बार घुस आए थे। अब आते हैं हम शेरशाह का झारखंड पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो शेरशाह जो है उनको पहले शेर खां के नाम से जाना जाता था। शेर खां जो है 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार के शासक बने थे। 1528 में दक्षिण बिहार के शासक बने थे। शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां, ये एग्जाम में पूछा जाता है, शेरशाह के वो कौन से सेनापति थे जिनको उन्होंने झारखंड के पलामू क्षेत्र में भेजा था। तो इनका नाम है ख्वास खां। शेरशाह के सेनापति ख्वास खां को 1538 में चेरो शासक महारथ खां का अंत करने के लिए पलामू भेजा था। और ये महारथ खां का अंत क्यों करना चाहते थे वे? क्योंकि महारथ खां का अत्याचार जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और वे कभी कभी मुगल सेना या मुस्लिम शासकों को भी वे लूट लिया करते थे। और इनके अत्याचार से तंग आके ही इन्होंने शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को महारथ खां का अंत करने के लिए पलामू भेजा था। फिर इनका जो आक्रमण का उद्देश्य और भी था, जैसे कि चेरो शासक के अत्याचार का अंत करना तो था ही, ये हम लोग जान चुके हैं। साथ ही श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी था जिसे प्राप्त करना भी इनका आक्रमण का उद्देश्य था।
ये जो श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी है, इसकी कुछ विशेषताएं थी जिसकी वजह से शेरशाह इसे हासिल करना चाहते थे। ये जो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है चेरो शासकों के अत्याचार का अंत करना और साथ ही सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है अहमद यादगार की एक पुस्तक है तारीखे शेरशाही, उसी से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। फिर शेरशाह ने, चूंकि ये अफगानों का आश्रय स्थल बना हुआ था झारखंड, इसलिए शेरशाह ने इसका बहुत ही फायदा उठाया और मुगल अफगान संघर्ष के दौरान कई बार झारखंड क्षेत्रों का उपयोग शेरशाह ने किया था। जब शेरशाह बंगाल विजय अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से जब गुजर रहे थे, उस समय उनका जो पुत्र था जलाल खां, वे तेलियागढ़ी जो कि राजमहल के निकट साहिबगंज में के निकट है, वहां नाकेबंदी कर रहा था। शेरशाह का पुत्र जलाल खां जो है वो तेलियागढ़ी जो कि राजमहल के निकट है, वहां पे नाकेबंदी कर रहा था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और उसी समय शेरशाह जो है वो झारखंड से होकर गुजर रहे थे, किस लिए? तो अपने बंगाल विजय के लिए। और इस तरह से 1540 में शेरशाह जो है पूरी तरह से भारत का बादशाह बन गया था। तो यहाँ तक शेरशाह का प्रभाव इतना ही था झारखंड में। अब हम आगे देखेंगे अकबर का प्रभाव। शेरशाह के बाद आता है अकबर का प्रभाव। अकबर का प्रभाव जो है उसको जानने के लिए हम लोग उसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है अफगानों का दमन, यानी कि अपने शासन काल के पूर्वार्ध में अकबर जो है पहले अपने जो विरोधी हैं अफगान, उनका वे दमन करते हैं और उसके बाद फिर क्षेत्रीय राजवंशों को अपने आधिपत्य में लाने का काम वे करते हैं। तो इस तरह से अकबर के शासन काल का जो झारखंड में प्रभाव है उसको हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं। पहला है अफगानों का दमन, कि अकबर किस तरह से अफगानों का दमन करते हैं। तो अकबर जो है उनके विरोधी जो अफगान थे वे थे गाजी एवं हाजी बंधु, जुनैद एवं बयाजीद। ये जो थे वो अकबर विरोधी महत्वपूर्ण अफगान माने जाते हैं। गाजी एवं हाजी बंधु, जुनैद और बयाजीद। तो ये जो है मुगल विरोधी अफगान थे। और अकबर के खिलाफ ये झारखंड का प्रयोग अपने आश्रय के रूप में कर रहे थे। यानी कि जब यहाँ पे मुगलों का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं था, तो ये अफगान यहाँ पे अपने शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे थे और झारखंड का उपयोग अकबर के विरुद्ध ये कर रहे थे। अपना आश्रय स्थल बनाया था और अकबर के विरुद्ध इसका प्रयोग कर रहे थे झारखंड का। फिर अकबर की सेना और जुनैद का रानी के बीच, फिर अकबर की जब सेना यहाँ आती है तो अकबर और जुनैद का रानी जो कि एक अफगान है, उसके बीच युद्ध होता है, टकरोई का युद्ध। किनके बीच होता है? अकबर की सेना और जुनैद का रानी के बीच। और इस युद्ध में जुनैद का रानी जो है मुगल सेना से रामगढ़ में पराजित होता है। ये टकरोई का युद्ध जब होता है उस समय जुनैद का रानी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और भागता हुआ वो रामपुर जो अभी का रामगढ़ है वहां पहुंच जाता है। और उसके पीछे जो मुगल सेना थी वो भी वहां पहुंचती है और लास्टली इसे जुनैद का रानी को वहां पे मुगल की सेना जो है उसे पराजित कर देती है। तो इस तरह से इसकी पराजय कहाँ होती है? ये होती है रामपुर रामगढ़ में। किसकी? तो जुनैद का रानी जो कि मुगल विरोधी अफगान था। फिर 1576 में अकबर जो है वो सारे अफगान विद्रोहियों का अंत कर देता है और अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इस तरह से जो एक पार्ट है अफगानों का दमन, ये अकबर का कब कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट होता है 1576 ईस्वी तक। सारे अफगानों का दमन ये पूरी तरह से कर लेता है। अब हम देखेंगे दूसरे पार्ट को, जो है क्षेत्रीय राजवंशों को आधिपत्य में लाना। यानी अकबर पहले अफगानों का दमन करते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय जो राजवंश थे उनको अपने अधिकार में कैसे लाते हैं उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें क्या था कि जो नागवंशों की राजधानी उस समय थी, समकालीन उस समय की जो तत्कालीन राजधानी थी वो थी खुखरा, जिसको कि कहीं कहीं कोकरा भी लिखा रहता है। और उसके शासक थे कौन? मधुकरण शाह।
तो जो अकबर थे जब क्षेत्रीय राजवंशों को अपने आधिपत्य में लाना चाहते थे तो उनका एक मेन कारण था, वो चाहते थे कि खुखरा की विजय जो है उस खुखरा की विजय की ओर ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो ये मुगलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय जो अफगान थे उन्होंने उसे अपनी शरण स्थली बना ली थी और मुगलों को इसे जीतना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसके पीछे ये जो विजय अभियान इन्होंने चलाया था खोखरा के लिए, तो उसके पीछे 3 कारण थे। क्या क्या? तो ये थे सामरिक, फिर राजनीतिक और आर्थिक कारण। इन 3 कारणों की वजह से वो खोखरा की विजय करना चाहते थे। अब वो सामरिक कारण क्या हुआ? तो सामरिक कारण होता है वो ये था कि जो अफगान की ये शरण स्थली थी, खोखरा या जो झारखंड था उस समय अफगानों की शरण स्थली थी, जिसकी वजह से मुगल इस पर अपना आधिपत्य करना चाहते थे और अफगानों का अंत करना चाहते थे। फिर आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? तो ये था साम्राज्य का विस्तार करना। मुस्लिम शासकों का भारत पर जो एंट्री भारत में होती है उसी समय से उनका एक अपना मेन उद्देश्य था पूरे भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और इसी क्रम में जो है वे झारखंड में भी प्रवेश करते हैं अफगानों के द्वारा और वे अपना यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं, जिस वजह से वे खुखरा पर आक्रमण करते हैं। ये इनका राजनीतिक कारण था। अब आता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या था कि यहाँ जो संख नदी थी उसमें हीरे पाए जाते थे। ये बात अकबर को पता चलती है और यही बात उसे आकर्षित करती है और अकबर यहाँ पे आक्रमण करना चाहता है और इसी वजह से उसने यहाँ पे आक्रमण किया था संख नदी के हीरों की वजह से। फिर शहबाज खां के नेतृत्व में 1585 में अकबर ने अपनी सेना को खुखरा भेजा था। तो खुखरा पर जो सेना उन्होंने भेजी थी अकबर ने, वो किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो वो भेजी थी शहबाज खां के नेतृत्व में। कब? तो ये थे 1585 ईस्वी में उन्होंने शहबाज खां के नेतृत्व में अपनी सेना को खुखरा विजय के लिए भेजा था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जा सकता है या फिर कब, ये भी पूछा जा सकता है। तो शहबाज खां थे नेतृत्वकर्ता और उनका समय था 1585 ईस्वी। फिर उस समय के जो नागवंशी शासक थे वे थे मधुकरण शाह। यहाँ पे जब अकबर की सेना आती है और उनके पावर को, उनकी शक्ति को जब वे देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं और उनकी अधीनता को वे स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि अकबर की सेना को विजय मिलती है किसपे? मधुकरण शाह पे विजय मिलती है और इस तरह से मधुकरण शाह जो है मालगुजारी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और मधुकरण शाह जब मुगलों के अधीन आ जाता है, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो वे उड़ीसा के अभियान में, जो मुगलों का उड़ीसा अभियान था उसमें उन्होंने साथ दिया था, उड़ीसा अभियान में मुगलों का। और उस समय जिस समय मुगलों के द्वारा उड़ीसा अभियान चलाया जा रहा था उस समय उड़ीसा के शासक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मुगलों के आक्रमण के समय उड़ीसा के शासक कौन थे? तो ये थे कुतुलुग खां। ये याद रखेंगे नाम कुतुलुग खां का। और खुखरा विजय तो अकबर की सेना ने पहले ही कर ली थी और 16वीं सदी तक खुखरा मुगलों के अधीन पहले ही आ चुका था और इसके बाद उन्होंने उड़ीसा के अभियान में उनका साथ दिया था। अब आते हैं हम मानभूम और हजारीबाग के क्षेत्र के बारे में, देखते हैं कि अकबर के द्वारा वहां क्या क्या की गई थी या क्या क्या चीजें घटित हुई थी उस समय मानभूम और हजारीबाग के क्षेत्र में। तो मानभूम और हजारीबाग का क्षेत्र जो है पहली बार अकबर के समय में ही मुगलों के संपर्क में आया था। यानी प्रथम बार मानभूम और हजारीबाग का क्षेत्र मुगलों के संपर्क में कब आया था? तो अकबर के समय में आया था। फिर 1590-91 में अकबर के जो सेनापति थे वे मिदनापुर जाते हुए मानभूम से गुजरे थे। अकबर के सेनापति, मैंने यह नाम लिखना मैं भूल गई, मानसिंह। अकबर के जो सेनापति थे मानसिंह, राज मानसिंह, वे मिदनापुर जाते हुए मानभूम से गुजरते हैं और पारा तथा तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं। पारा तथा तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं और पंचेत किला का निर्माण करते हैं। पंचेत किला का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। मानसिंह के द्वारा रामपुर, जो कि अभी का रामगढ़ है, और साथ ही बिहार के दो परगने थे, छह और चंपा, उस पे भी अधिकार किया गया था। किसके द्वारा? तो
अकबर के सेनापति मानसिंह के द्वारा। फिर जहाँ की जो इन्होंने उस पर अधिकार क्यों किया था, क्योंकि वहां की जो सालाना मालगुजारी उन्हें मिल रही थी वो थी 15,500 रुपए अधिकार करते थे और वहां से कर वसूलते थे। और ये जो 6 चंपा है वहां पर उससे उन्हें कितनी मालगुजारी मिलने लगी थी, 15,500 रुपए। फिर बंगाल विजय के बाद, बंगाल विजय के उपरांत क्या होता है, 1592 में ये जो राजमहल का क्षेत्र है जो साहिबगंज में पड़ता है उसको उन्होंने, किन्होंने, मानसिंह ने बंगाल की राजधानी बनाया था। मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था। इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, अकबर नगर, क्योंकि ये अकबर के सेनापति थे इसीलिए इन्होंने इस क्षेत्र का नाम रख दिया था अकबर नगर। अब आता है सिंहभूम का क्षेत्र। सिंहभूम का क्षेत्र में क्या हम लोग देखते हैं कि जो सिंहभूम का क्षेत्र था कोरहाट, वहां के प्रमुख शासक थे रंजीत सिंह। इन्होंने क्या की थी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने कुछ ज्यादा यहाँ नहीं हुआ था, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी राजा रंजीत सिंह ने। और रंजीत सिंह जो है मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो जाते हैं और इसकी जानकारी हमें मिलती है अबुल फजल कृत आईने अकबरी से। ये जो रंजीत सिंह है सिंहभूम के पुरहाट के राजा, वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और वे मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल भी हो जाते हैं। इस चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब देखेंगे हम पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश, चेरो वंश के जो राजा थे वो थे भगवत राय। इनका नाम कहीं कहीं रणपत चोरू भी दिया रहता है, रणपत चोरू। मानसिंह जो थे वे बिहार के सूबेदार बन जाते हैं और इसके बाद वे पलामू पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और वे पलामू पर आक्रमण जो है वो कर देते हैं और वहां पर पलामू में ये खूब लूटपाट मचाते हैं। और उसके बाद वहां से 54 हाथियों को मुगल दरबार भेजा जाता है। और जो भागवत राय थे पलामू के राजा, वे वहां के राजा बने ही रहते हैं, उनको वहां पे राजा बना ही रहने दिया जाता है। सिर्फ वहां क्या किया जाता है कि मुगलों की एक फौज रख दी जाती है पलामू में। और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो चेरो जो है वे अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है वो कायम कर लेते हैं। तो ये था पलामू का चेरो वंश जहां पे मुगलों का इतना प्रभाव रहा था, यानी कि जो इन्होंने अपने आधिपत्य में तो कर लिया था पलामू को लेकिन वहां के जो राजा थे भागवत राय उनको राजा बना ही रहने दिया जाता है, एक फौज रख दी जाती है और इस तरह से उनके अधीन आ जाता है पलामू भी। लेकिन जब अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है उसके बाद चेरो जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता फिर से कायम कर लेते हैं। तो ये था पलामू का चेरो वंश। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके शेष पार्ट के साथ, क्योंकि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा पार्ट है और इसको हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट में करके कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारी चीज दे दिए जाए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और शायद बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। इसकी वजह से इसे मैंने पार्ट बाय पार्ट ही लिया है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।